अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फीडर्स पाथवे फॉर ग्लाइकोलाइसिस कि हम किस तरह से ग्लाइकोलाइसिस को फीड कर सकते हैं। मींस कि हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं और डिफरेंट ग्लाइकोलाइटिक इंटरमीडिएट्स होते हैं जो कि जिनके ज़रिए हम ग्लाइकोलाइसिस को फीड कर सकते हैं। ये जो सा टेबल है इसमें दिखाया गया है कि हमारे पास स्टार्ट में ग्लाइकोजन और हमारे पास जो है स्टार्च या फिर हेक्सोसिस वगैरह जो से हैं ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में एंटर हो रहे हैं। तो ये इसमें ये दिखाया गया है। फिर ये जो नेक्स्ट है हमारे पास इसमें ये जो सा मार्क किया गया एरिया है यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस हो रही है। इतना पाथ जो सा ये ग्लाइकोलाइसिस का पाथ है। यहाँ पे दिखाया गया है कि ग्लाइकोजन या फिर स्टार्च या फिर एंडोजीनस ग्लाइकोजन सबके लिए डिफरेंट पाथ हैं। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर इंटर होने के इनके डिफरेंट पाथ हैं। फिर है हमारे पास के डाइट्री पॉलीसेकेराइड्स या डाइसेकेराइड्स उनसे हैं उनकी हाइड्रोलाइसिस होती है और वो मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होके जो हमारा ग्लाइकोलाइटिक पाथवे है उसके अंदर इंटर होते हैं। तो यहाँ पे पहले बताया हुआ है कि डाइजेशन उनसे अगर हम फूड लेते हैं, अब हमारे पास जितना भी एनर्जी के लिए जो भी चीज़ आ रही है ग्लाइकोलाइसिस या कोई भी हमारे पास इंटरमीडिएट है जो फीडर के तौर पे काम कर रहा है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में, तो वो साफ ज़ाहिर है फूड में से ही हमें हासिल होगा। तो फूड के प्रोसेस जो सा डाइजेशन का प्रोसेस है फूड का, वो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है। तो हमारे सलाइवा में अल्फ़ा अमाइलेज़ होती है एंजाइम जो कि मतलब जो हमारे पॉलीसेकेराइड्स होंगे या डाइसेकेराइड होंगे उनको हाइड्रोलाइज़ करेगी। ये इस तरह स्टार्च यहाँ पे बताया हुआ है कि उसका जो सा है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है स्टार्च के अंदर, उसको ये तोड़ देते हैं अल्फ़ा अमाइलेज़ जो से एंजाइम है, और फिर उसको शॉर्ट फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर देती है। फिर इसके बाद बताया हुआ है कि हमारे स्टमक में के अंदर जो सा है हमारा एसिडिक मीडियम होता है, लो पीएच होती है। तो लो पीएच के अंदर अल्फ़ा माइलेज़ काम नहीं करती, तो वहाँ पे अल्फ़ा माइलेज़ का जो हाइड्रोलाइजेशन का काम है वो रुक जाता है। फिर अल्फ़ा माइलेज़ की एक और फॉर्म जो सी है वो पैंक्रियाज रिलीज़ करता है इंटेस्टाइन में, स्टमक में नहीं इंटेस्टाइन के अंदर वो अल्फ़ा माइलेज़ की एक और फॉर्म रिलीज़ होती है। तो वहाँ पे फिर ये ब्रेक डाउन का प्रोसेस कंटिन्यू करती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एंडोजीनियस ग्लाइकोजन और स्टार्च। तो एंडोजीनियस से क्या मुराद है? एंडोजीनियस से मुराद वो स्टार्च या ग्लाइकोजन है जो हमारी बॉडी या हमारी बॉडी के जो सेल्स या टिश्यूज़ हैं उनके अंदर स्टोर्ड है। इस स्टोर ग्लाइकोजन को फ्यूचर यूज़ के लिए या फिर सेल के अंदर ही इसको यूज़ करने के लिए मोबिलाइज़ किया जा सकता है ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज के ज़रिए। मतलब कि ग्लाइकोजन फास्फोराइलेशन का प्रोसेस होगा तो इससे जो से ये जो से हमारे पास एंडोजीनियस ग्लाइकोजन है ये मोबिलाइज़ हो जाएगी। अब क्या होता है कि फास्फोराइलेटिक क्लीवेज होती है जिसके रिजल्ट में हमें ग्लूकोज 1 फास्फेट मोनोमर के तौर पे मिलता है। स्टार्च फास्फोराइलेज में भी सेम चीज़ होती है। डिफरेंस ये है कि ग्लाइकोजन फास्फोराइलेज जो सी है वो एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है और स्टार्च फास्फोराइलेज जो सी है ये प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर भी वही होता है कि फास्फोराइलेज रिएक्शन होता है और हमें हमारे पास जो सा है ग्लूकोज 1 फास्फेट एज अ मोनोमर हमें मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास फास्फोग्लूकोम्यूटेज। अब हमारे पास जो बना था ग्लूकोज 1 फास्फेट, हम उसको ग्लाइकोलाइसिस में इंटर नहीं कर सकते। तो ग्लाइकोलाइसिस में उसको इंटर करने के लिए हम उसको फास्फोग्लाइकोम्यूटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो फास्फोग्लाइकोम्यूटेज ग्लूकोज 6 फास्फेट भी है, तो ये इंटर कन्वर्टेबल या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये शो भी किया गया है कि ग्लूकोज 1 फास्फेट जो सा है ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो रहा है और ये ग्लूकोज 6 फास्फेट फिर जो सा है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है म्यूटेज। म्यूटेज इज an enzyme that catalyze the transfer of functional group from one position to another in the same molecule। मतलब कि ये आइसोमरेज के सब क्लास है और आइसोमरेज वाला ही काम करती है कि मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है। तो ये एक ही कंपाउंड के आइसोमर्स बनाने के लिए मतलब ये एंजाइम यूज़ होती है। अब हम इसको फास्फोग्लाइकोम्यूटेज बनाने के लिए यूज़ किया है। इसको हमने फास्फोग्लाइकोम्यूटेज में देखें हमारे पास ग्लूकोज 1 6 फास्फेट था, मतलब कि कार्बन 1 पे हमारे पास फास्फोराइल ग्रुप था, लेकिन फिर म्यूटेज ने उसको ट्रांसफ़र करके कार्बन 6 पे शिफ्ट कर दिया।
इस स्लाइड में भी वही बात की गई है जो मैंने कुछ देर पहले कही कि अल्फ़ा माइलेज जो सा होता है हमारे सलाइवा में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये हाइड्रोलाइज़ करता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो सा स्टार्च या फिर ग्लाइकोजन के अंदर जो लिंकेज है उसको, और हमारे एंड पे रिजल्ट में हमारे पास डाइसेक्राइड और ट्राइसेक्राइड्स को प्रोड्यूस करता है। फिर दूसरा हमने कहा था कि स्टमक के अंदर तो माइलेज काम नहीं करता, फिर जब पेंक्रियाज के अंदर फूट जाती है तो हमारा जो पेंक्रियाज है वो अनदर टाइप जो सी है माइलेज की उसको मतलब रिलीज़ करता है इंटेस्टाइन के अंदर, और इसके रिज़ल्ट में फिर हमारे पास माल्टोज़, माल्टाइओज़ और कुछ डेक्स्ट्रिन्स बनते हैं। डेक्स्ट्रिन्स जिनसे हैं वो माइलोपेक्टिन के कुछ उनसे हैं छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, और इनके पास अल्फ़ा 1 6 ब्रांचेज़ होती हैं, और ये जो सी ब्रांचेज़ हैं ये डेक्स्ट्रिनेज़ के ज़रिए रिमूव हो जाती हैं। फिर हमें पता है कि हर फूड जो सी है हमारे स्टमक में तो बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, उसके बाद इंटेस्टाइन में जाती है, तो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड जो सी हाइड्रोलाइज़ एंजाइम मौजूद होती हैं, तो वो ये फिर जो सा डाइसेक्राइड्स को मज़ीद हाइड्रोलाइज़ करती हैं। तो नीचे ये भी दी गई हैं, एग्जांपल भी दी गई है कि डेक्स्ट्रिन, माल्टोज़, लैक्टोज़, सुक्रोज़ और ये जो उनसे हैं ये आगे मोनोमर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। फिर ये मोनोसेक्राइड जो उनसे बनते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोसेस हो रहा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में मतलब फिर ये अब्जॉर्ब हो जाएंगे विलाई के ज़रिए और फिर ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाएंगे, और वहाँ से फिर ये हमारे लीवर के अंदर या फिर दूसरी टिश्यूज़ को ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। फिर हमारे पास है लैक्टोज डाइजेशन एंड लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज उन शुगर्स में से एक है जो हम यूजुअली कंज्यूम करते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर हम मिल्क पीते हैं तो लैक्टोज मिल्क के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। तो लैक्टेज एंजाइम जो उनसे होती है वो लैक्टोज़ को ग्लूकोज और लैक्टोज़ में कन्वर्ट करती है। मतलब ये याद रखना है कि लैक्टोज़ जो सा है लैक्टेज एंजाइम के ज़रिए ग्लूकोज और लैक्टोज़ में कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों के अंदर जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके अंदर मोस्टली सब बच्चों में ये एंजाइम पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं या फिर अडल्टहुड के अंदर मोस्टली लोगों में ये इशू आता है कि वो लैक्टेज एंजाइम इंटॉलरेंस का इशू आता है कि उनके अंदर लैक्टेज एंजाइम्स नहीं होता, वो मिल्क कंज्यूम नहीं कर सकते। अगर वो मिल्क कंज्यूम करते हैं तो उन्हें डायरिया हो जाता है। पाकिस्तान में भी ये इशू कॉमन है कि मतलब मोस्टली होता है, बहुत ज़्यादा लोगों में ये होता है कि वो एडल्टहुड में जाके मिल्क कंज्यूम नहीं कर सकते, तो लेकिन आउट ऑफ कंट्री ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। नेक्स्ट फिर है कि लैक्टेज परसिस्टेंट फिनोटाइप, मतलब जिनकी ये फिनोटाइप होगी लैक्टेज परसिस्टेंट वाली, वो एडल्टहुड के अंदर उनके अंदर क्या होगा कि लैक्टेज की प्रोडक्शन होगी। फिर नीचे वही बताया हुआ है लैक्टेज इंटॉलरेंस क्या होती है कि लैक्टेज एंजाइम नहीं होती और वो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और इससे क्या होता है एब्डोमिनल क्रैम्प या फिर डायरिया हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लैक्टोज मेटाबॉलिज्म एंड डिजीज़। ग्लैक्टोज जो हमने देखा है वो हमारा लैक्टोज की हाइड्रोलाइसिस होती है, तो हमारे पास ग्लैक्टोज और ग्लूकोज दो प्रोडक्ट के तौर पे आते हैं, और ये जो ग्लैक्टोज है ये बच्चों की जो सी डाइट है इन्फेंट की डाइट में इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। मीन्स के जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो तो कोई सॉलिड फूड नहीं लेते ना, उनकी फूड जो उनसे मिल्क ही होती है, और मिल्क के अंदर लैक्टोज होता है, लैक्टोज की हाइड्रोलाइसिस से हमारे पास ग्लैक्टोज आता है। तो बच्चों के लिए जो एनर्जी का मेजर सोर्स है वो एटीपी है, तो मतलब वो एटीपी उनको लैक्टोज से ही मिलती है, लैक्टोज की हाइड्रोलाइसिस आगे ग्लैक्टोज से उनको मतलब एटीपी मिलती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास ग्लैक्टोकाइनेज एंजाइम है जो कि एटीपी को यूज़ करके ग्लैक्टोज को फास्फोराइलेट करती है। कार्बन 1 पे ग्लैक्टोज की फास्फोराइलेशन होती है ग्लैक्टोकाइनेज के ज़रिए। नीचे इक्वेशन दी गई है जिसमें दिखाया गया कि ग्लैक्टोज प्लस एटीपी गिव्स अस ग्लैक्टोज 1 फास्फेट प्लस एडीपी। तो इस ग्लैक्टोकाइनेज भी जो सी है ये मैग्नीशियम को एज अ कोफैक्टर यूज़ करती है। नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ ग्लैक्टोज टू ग्लूकोज 1 फास्फेट, और ये जो सी है यूडीपी ग्लैक्टोज जो सा है वो यूडीपी ग्लूकोज इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है। यूडीपी न्यूक्लियोटाइड है यूरिडीन डाइफॉस्फेट, मतलब इसका एब्रीविएशन यूरिडीन डाइफॉस्फेट है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। फिर है ग्लैक्टोसीमिया डिजीज़ दैट इज़ काज्ड बाय जेनेटिक डिफेक्ट इन एंजाइम ऑफ दिस पाथवे। हमारे पास जो सी एंजाइम होती है ग्लैक्टोकाइनेज, उसके कमी हो जाती है हमारे मतलब ह्यूमंस में, तब ये डिजीज़ होती है। तो इससे जो ग्लैक्टोज इसकी कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में बढ़ जाती है, इससे डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं, लिवर इश्यूज़ भी होते हैं, और स्पीच प्रॉब्लम भी होता है, बोलने में भी इशू होता है, और बच्चों को ये जो सा है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। चाइल्डहुड में अगर ये हो तो ये बहुत ज़्यादा मतलब बच्चों की ग्रोथ पे इफेक्ट करती है ये डिज़ीज़।
इस डिज़ीज़ का ट्रीटमेंट यही है कि हमें अपनी डाइट को मतलब केयरफुली लेना चाहिए, जिसके अंदर गलैक्टोज़ की कंसंट्रेशन कम हो, क्योंकि गलैक्टोज़ को जिनसे डाइजेस्ट करने वाली हमारे पास एंजाइम नहीं होती, तो कंसंट्रेशन हमें कम लेनी चाहिए ताकि हमारे जो बॉडी है उसके अंदर गलैक्टोज़ का लेवल मेंटेन रहे। नेक्स्ट हमारे पास हैं फ्रुक्टोज़ और मैनोज़। ये जो उनसे दोनों हैं, ये दोनों ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में फीड कर सकते हैं। तो फ्रुक्टोज़ और मैनोज़ कैन बी फास्फोराइलेटेड एंड फनल इनटू ग्लाइकोलाइसिस। पहली एंजाइम है हमारे पास हेक्सोकाइनेज़। हेक्सोकाइनेज़ जो सी है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फ्रुक्टोज़ को फास्फोराइलेट करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हेक्सोकाइनेज़ एंजाइम होती है जो कि फ्रुक्टोज़ को एटीपी यूज़ करते हुए फ्रुक्टोज़ 6 फास्फेट में कन्वर्ट कर देती है। फिर है दूसरी एंजाइम हमारे पास फ्रुक्टोज़ 1 फास्फेट एल्डोलेज़। ये जो सी है लीवर के अंदर हमारे पास जो फ्रुक्टोज़ है उसको फास्फोराइलेट करती है। इंटेस्टाइन के अंदर अगर फ्रुक्टोज़ की फास्फोराइलेशन होगी तो फ्रुक्टोज़ 6 फास्फेट बनेगा। अगर लिवर के अंदर फ्रुक्टोज़ की फास्फोराइलेशन होगी तो हमारे पास फ्रुक्टोज़ 1 फास्फेट बनेगा। ये मेन डिफरेंस आता है। इंटेस्टाइन के अंदर फ्रुक्टोज़ 6 फास्फेट बनता है और लिवर के अंदर फ्रुक्टोज़ 1 फास्फेट बनता है। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रुक्टोज़ 1 फास्फेट एल्डोलेज़ है, वो फ्रुक्टोज़ 1 फास्फेट को क्लीव करती है सेंटर से, उसको कन्वर्ट करती है ग्लाइसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में। अब ये प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस की तरह सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आता है इसके अंदर। इसके अंदर डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड है ना, इसके अंदर फास्फेट मिसिंग है। ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट बनता था, कार्बन 3 पे हमारे पास फास्फेट होता था, लेकिन इसके अंदर फास्फेट मिसिंग है। और फिर सेकंड है हमारे पास ये जो सा डाइड्रोक्सी एसीटोन है ना, इसकी रीअरेंजमेंट होगी और ट्राइओज आइसोमरेज एंजाइम के साथ इसकी रीअरेंजमेंट होगी। नेक्स्ट में हम इसको डिस्कस करते हैं। अब इसमें ये बताया गया है कि फ्रुक्टोज़ 1 फास्फेट की हाइड्रोलाइसिस हुई तो उसके जो प्रोडक्ट होंगे वो ग्लाइकोलाइसिस में एंटर होंगे। तो ट्राइओस फास्फेट आइसोमरेज जो है उस एंजाइम को यूज़ करके हमने डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट कर लिया। फिर दूसरा है ट्राइओस काइनेज एंजाइम, जो हमारे पास अकेला ग्लाइसरल्डिहाइड था ना, एटीपी को यूज़ करके उसको फास्फोराइलेट किया तो वो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये दोनों अगर याद हों तो ग्लाइकोलाइसिस में 5th स्टेप के प्रोडक्ट में ये दोनों चीज़ें बन रही थी। हमारे पास ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट भी बन रहा था और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन भी बन रहा था। 4th स्टेप का एंड प्रोडक्ट हमारे पास ये दोनों चीज़ें थी। अब नीचे रिएक्शन में देखें कि ग्लाइसरल्डिहाइड प्लस एटीपी, तो उसकी फास्फोराइलेशन होगी ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट और एडीपी में कन्वर्ट हो गया। ये एंजाइम्स याद रखने हैं कि ट्राइओस काइनेज ग्लाइसरल्डिहाइड की फास्फोराइलेशन के लिए यूज़ हो रहा है और ट्राइओस फास्फेट आइसोमरेज जो सा है वो उसकी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट की आइसोमराइजेशन के लिए यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है मैनोज। मैनोज इंटर्स ग्लाइकोलाइसिस एज फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। अब जो मैनोज है इसकी फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्जन हो गई। हेक्सोकाइनेज एंजाइम जो सी है वो मैनोज को कार्बन 6C6 पे या कार्बन 6 पे फास्फोराइलेट करती है। तो इसका रिएक्शन इस तरह होगा, मैनोज प्लस एटीपी और ये मैनोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, फास्फोराइलेशन हो जाएगी और साथ में एडीपी मिल जाएगा हमें। फिर दूसरी एंजाइम है हमारे पास फास्फोहेक्सोज आइसोमरेज। ये जो सी है मैनोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करती है। अब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से आगे फिर ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो मैनोज जो सा है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट वाले जगह पे जाके ग्लाइकोलाइसिस में इंटर हो जाता है। अब ग्लाइकोलाइसिस का जो सेकंड प्रोडक्ट जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बनता है हमारे पास। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास फेट्स ऑफ पायरुवेट। फेट्स ऑफ पायरुवेट के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि 3 टाइप की हो सकती हैं और कंडीशन 2 हो सकती हैं, एरोबिक कंडीशंस और एनारोबिक कंडीशन। एरोबिक कंडीशन तो पता है, फिर सिंपल होगा, उसके अंदर क्रेब साइकिल होगा और आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी, पायरुवेट की पूरी ऑक्सीडेशन होगी। एनारोबिक कंडीशन में हमारे पास 2 स्टेप आते हैं, या तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होगी या फिर क्या होगा, अल्कोहल बनेगी हमारे पास, फर्मेंटेशन होगी। तो ये 3 जो से होते हैं हमारे पास कि या तो ऑक्सीडेशन हो जाए पायरुवेट की या फिर अल्कोहल बन जाए उससे, या फिर क्या है कि लैक्टिक एसिड बन जाए। तो नेक्स्ट अब इसको हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पायरुवेट इज़ द टर्मिनल
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एनारोबिक कंडीशन आ गई, हमारे पायरोवेट और जो NADH है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली, तो फिर ये प्रोसेस होगा। इसमें क्या होगा कि हमारे पास जो NADH होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन पायरोवेट को दे देता है। ऑर्गेनिज्म कैन रिजनरेट NAD पॉजिटिव बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH टू पायरोवेट फॉर्मिंग लैक्टेट। यही बात लिखी हुई है कि NADH जो सा है अपने इलेक्ट्रॉन देगा पायरोवेट को और ख़ुद NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर पायरोवेट जो सा है वो इलेक्ट्रॉन लेके लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लैक्टेट हाइड्रोजिनेज एंजाइम है जो इस रिडक्शन को ये रिडक्शन के पूरे प्रोसेस को कैटलाइज करती है। इसमें हमारे पायरोवेट का जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, ये हाइड्राइड आयन को एक्सेप्ट करता है और लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें डेल्टा जी जो हमारे पास है वो -251 किलो जॉल पर मोल आ रही है। नेक्स्ट जो सा हमें बताया गया है कि ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस था हमारे पास वो NAD पॉजिटिव को NADH में कन्वर्ट कर रहा था। फिर आगे अब हमारे पास जब ये पायरोवेट की रिडक्शन आई लैक्टेट के अंदर, तो फिर हमारे पास दोबारा NAD पॉजिटिव जनरेट हो गया। तो उन्होंने कहा कि इस दोनों NADH और NAD पॉजिटिव की कंसंट्रेशन में कोई नेट चेंज नहीं आ रहा। ये जो अब साइड पे ये डायग्राम थी बना के दिखाई गई है, इसमें शो किया गया है कि ग्लूकोज से जब पायरोवेट बन रहा था तो हमारा NAD पॉजिटिव NADH में कन्वर्ट हो रहा था। फिर आगे जब पायरोवेट जो सा है लैक्टेट में कन्वर्ट होगा तो NADH दोबारा NAD पॉजिटिव में चेंज हो गया। तो ये जो सा लैक्टेट एसिड की फॉर्मेशन है, ये लैक्टेट की फॉर्मेशन है, स्टार्ट से ग्लाइकोलाइसिस से एंड तक लैक्टेट का बनना। इसके अंदर जो नेट चेंज है NAD और NADH का वो ज़ीरो है, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है एथेनॉल फॉर्मेशन का। यीस्ट और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये लैक्टेट नहीं बनाते, ये एथेनॉल बनाते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। इसमें भी क्या होगा, NAD पॉजिटिव रीजनरेट होगा, लेकिन जो सा हमारा पायरोवेट है वो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। पहला हमारे पास स्टेप है, उसके अंदर पायरोवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम यूज़ होता है। इसके अंदर पायरोवेट की डायरेक्ट ऑक्सीडेशन अभी नहीं हो रही होती। इसमें जस्ट जो सा हमारा पायरोवेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। अब पायरोवेट कार्बोक्सिलेज जो सी एंजाइम है, डिकार्बोक्सिलेज से ही ज़ाहिर होगा नाम से कि इसमें सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी। इस एंजाइम को जो सा हमारे को एंजाइम चाहिए वो मैग्नीशियम, तो पहले भी हमने डिस्कस करते हैं, यहाँ चाहिए होता है, लेकिन इसमें एक न्यू चाहिए को एंजाइम जो हमने पहले डिस्कस नहीं किया, वो है TPP, ये याद रखना है। और ये जो हमारा TTP है इट स्टैंड्स फॉर थायमीन पायरोफॉस्फेट। इसके बाद अगला स्टेप आता है, उसके अंदर हमारा जो एसिडाल्डिहाइड बना होता है इंटरमीडिएट है, ये एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें जो एंजाइम यूज़ होती है वो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है। फिर ओवरऑल इक्वेशन हमें गिवन है, उसके अंदर क्या है, ग्लूकोज प्लस ADP प्लस इनऑर्गेनिक फास्फेट, ये जो से हैं ये एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, ATP और वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है हमारे पास। इसमें स्टार्ट से रिएक्शन लिखा गया है ग्लूकोज से, पायरोवेट से नहीं लिखा गया, मतलब ग्लाइकोलाइसिस से होता हुआ प्रोसेस एंड तक हमारे पास जो बनेगा वो गिवन है। इसमें भी एंजाइम का एक्सप्लेन किया गया है कि पायरोवेट डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम है, ये इरिवर्सिबल डिकार्बोक्सिलेशन करती है पायरोवेट की, और इसे मैग्नीशियम चाहिए और थायमीन पायरोफॉस्फेट चाहिए। फिर बताया है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज का कि एसिटाल्डिहाइड को एथेनॉल में कन्वर्ट करता है ये। फिर साइड में येलो बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है कि जो सा जिंक है ये इसके एक्टिव साइड में मौजूद होता है, और कार्बोनाइल ग्रुप की जो ऑक्सीजन होती है उसको पोलराइज करता है, जिससे हाइड्राइड आयन का ट्रांसफ़र ईजी हो जाता है। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था फैट्स ऑफ पायरोवेट का।